हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग अभी तक कौटिल्य के सीरीज को पढ़ते आ रहे हैं, तो हमने कौटिल्य में लगभग 3 पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। तो आज का पार्ट नंबर 4 होने वाला है कौटिल्य के ऊपर, जिसमें हमें कौटिल्य के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करना है। कौटिल्य के जो अष्टादश तीर्थ हैं, 18 मंत्री हैं, जो विभाग परिषद हैं, इन सब के बारे में एक एक करके हम चर्चा करेंगे। और आज की ही वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि जो अलग अलग एग्जाम में कुछ शब्दावलियां आई हैं इन विभाग अध्यक्षों को लेकर के, चाहे वो जिस संदर्भ में आई हो एग्जाम में, उन सारी चीज़ों को हम एक एक करके समझेंगे आज यहाँ पर। तो अभी तक आपने पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 3 नहीं देखा है, तो प्लीज़ उन वीडियो को भी जरूर आप देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं कौटिल्य की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। और इस सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था में जो बातें की गई हैं, कि बताया गया है कौटिल्य के द्वारा कि एक राजा को कैसे शासन प्रणाली को संचालित करना चाहिए, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को रेगुलेट करना चाहिए, राजा के लिए क्या क्या जरूरी, क्या क्या इसेंशियल वर्क्स हैं, क्या उसके टास्क हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम प्रशासनिक व्यवस्था में देखेंगे। चलिए, अर्थशास्त्र में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था से संबंधित प्रशासनिक प्रणाली का वर्णन किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि जो अर्थशास्त्र पुस्तक है कौटिल्य की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक मानी जाती है। और इसमें जो है राजतंत्र के बारे में वर्णन दिखाई पड़ेगा। राजतंत्र में कौटिल्य ने राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली का समर्थन किया है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि कौटिल्य ने लोकतंत्र को राजतंत्र की बजाय ज्यादा प्राथमिकता दी है, तो ऐसा नहीं है। अब देखिए, अब कौटिल्य की जो पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसमें राजतंत्र या मोनार्की के बारे में कहा गया है, इसमें बताया गया है कि राजा या जो स्वामी होता है, यह प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था, जो सैद्धांतिक रूप से संपूर्ण प्रशासन पर नियंत्रण करता था। ठीक है, तो राजा ही क्या था? संपूर्ण राज्य और संपूर्ण प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी माना गया है। राजा ही सर्वोपरि है और राजा के अधीन सारे मंत्री, सारी प्रजा, सारा राज्य है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर आगे चल के देखते हैं मंत्री एवं अमात्य के बारे में। ये प्रशासन की नीतियों के निर्माण में तथा नीतियों को लागू करने में राजा के प्रमुख सहायक होते थे। यानी अब जो नीतियां बनानी है राजा के लिए या शासन संचालन के लिए, तो ये नीतियां बनाने का काम कौन करता था? अमात्य और मंत्री करते थे। और ये दिन प्रतिदिन के शासन संचालन को आगे बढ़ाने में या प्रशासनिक कार्यों को आगे बढ़ाने में भी राजा की मदद करते थे। The administrative system related to the monarchical system of a governance has been described in a अर्थशास्त्र। तो जो अब यहाँ पर अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने मोनार्कियल सिस्टम के बारे में डिस्क्राइब किया है, उसी के बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें यहाँ पर डिस्क्राइब की गई हैं। जैसे कि इन्होंने डिस्क्राइब किया है किंग और स्वामी के बारे में कि ही वॉज द हाइएस्ट ऑफिसल्स एडमिनिस्ट्रेशन who theoretically controlled the entire administration। अब इसमें बताते हैं कौटिल्य कि जो किंग है या जो स्वामी है, ये क्या है? ये हाईएस्ट ऑफिसर है या हाईएस्ट ऑफिसर है स्टेट का, जो कि थियोरेटिकली पूरे एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने का काम किंग ही कर रहा है। अब दूसरी तरफ मिनिस्टर और अमात्य के बारे में बताते हैं कौटिल्य, कहते हैं कि दे वर इन अ मेन असिस्टेंट ऑफ द किंग। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि जो अमात्य हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो किंग के क्या हैं? मेन असिस्टेंट माने जाते हैं। और सारी फॉर्मुलेटिव एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी पॉलिसीज हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम या उनको बनाने का काम कौन कर रहा है? मिनिस्टर कर रहा है। तो राजा के या किंग के डे बाय डे के वर्क में भी ये मेन असिस्टेंट के रोल में इंपॉर्टेंट भूमिका अपनी अदा कर रहे हैं। अब इस प्रकार शासन व्यवस्था की संपूर्ण सत्ता जो है राजा, मंत्री एवं अमात्य में निवास करती है, और यही प्रशासनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी माने जाते थे। ठीक है, तो अब जितने भी प्रशासनिक कार्य हो रहे हैं राजा की कार्य शासन व्यवस्था में या राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में, तो इसके लिए राजा और उसकी मंत्रिपरिषद ही उत्तरदायी है। और राजा और उसकी मंत्रिपरिषद ही राज्य के संपूर्ण प्रशासनिक कार्यों का संचालन कर रही हैं। संपूर्ण राज्य जो था वो प्रांतों या जनपदों में बटा होता था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जो राज्य था वो अलग अलग छोटे छोटे प्रांत में
डिवाइड किए गए थे, छोटे छोटे प्रोविंस में या छोटे छोटे जनपद में डिवाइड किए गए थे। और इस जनपद का मुखिया जो था वो समाहर्ता यानी कि राज्यपाल कहलाता था। जैसे कि आप आज देखते होंगे कि हमारा इंडिया क्या है, अलग अलग स्टेट में डिवाइडेड है ना। हर स्टेट में क्या है, एक राज्यपाल है या कह लें कि गवर्नर है। तो उस समय भी जो भारतवर्ष था, पूरे भारत को या साम्राज्य को अलग अलग छोटे छोटे प्रांतों में, छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड किया गया था। और उन स्टेट्स का मुखिया जो होता था, उसका हेड होता था, जो उसको समाहर्ता हम कहते थे। ठीक है। फिर आगे चल के ये जो प्रांत था, इन प्रांतों को भी अलग अलग छोटे छोटे जनपदों में डिवाइड किया गया है। आगे चल के जितने भी प्रांत थे, उन सारे प्रांतों को चार चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। और इनके हर एक पार्ट के मुखिया को क्या बोला गया है, स्थानिक या जिलाधीश की तरह। जैसे कहते हैं कि अब आपने यहाँ पे देखा, ये इंडिया है, इंडिया को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है। अब एक एक पार्ट, मान लीजिए ये यूपी है, इस यूपी को भी चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है। अब यूपी के हर पार्ट के एक एक क्या होंगे, जिलाधीश होंगे, जिसको स्थानिक नाम से जाना जाएगा। जैसे हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डीएम होता है, वैसे ही हर जिले में एक स्थानिक होता था उस समय भी। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। Thus the entire power of administration resides in the king's minister and amatya, and they were considered responsible for a administrative work। ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे बताया गया है कि अमात्य, मिनिस्टर एंड किंग, इन्हीं के अंदर ही संपूर्ण जो एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन था, एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो था, इन्हीं के अंदर जो था समाहित था। और यही जो लोग जो थे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए भी रिस्पॉन्सिबल थे। द एंटायर किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस और जनपदास। ठीक है। जो एंटायर किंगडम था राजा का, वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड था, जिसको हम जनपद के नाम से जानते हैं। या आज के टाइम में हम कह सकते हैं अलग अलग जो राज्य बनते हैं हमारे, जैसे यूपी, बिहार, एमपी, हरियाणा, छत्तीसगढ़, ये उस टाइम पे जनपद की तरह थे। और आगे चल के इन्हीं राज्यों में भी फिर चार चार पार्ट डिवाइड किया गया, जिसको स्थानिक नाम के अधिकारी के द्वारा शासन का संचालन करता था वो। तो इस तरीके से चीजों को आप समझते हुए चलेंगे। द हेड ऑफ दिस जनपदा इज कॉल्ड द समाहर्ता लाइक अ गवर्नर। ठीक है। तो अब जो इस जनपद या जनपद का जो हेड होता था, उसको हम समाहर्ता या गवर्नर की तरह ट्रीट करते हैं। प्रोविंस और जनपदास वर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, और इस जनपद को आगे चार पार्ट में और डिवाइड किया गया है। और इनके जो चार पार्ट्स थे, इन चारों पार्टों का एक एक ऑफिसर होता था। ठीक है। ऑफिसर होता था, उस ऑफिसर का नाम था स्थानिक। लाइका, जैसे कि आज हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, उसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट में भी एक स्थानिक नामक अधिकारी या ऑफिसर होता था। अब देखिए, कौटिल्य कह रहे हैं कि राज्य के जो कर्मचारी थे, जो स्टेट के एम्प्लॉय थे, उन एम्प्लॉयज का कैसे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो कौटिल्य ने समस्त कर्मचारियों की चार श्रेणियां बताई हैं। ठीक है। चार कैटेगरीज में इन्होंने एम्प्लॉयज को डिवाइड किया गया। अब इन्होंने बताया, एक होगा तीर्थ, जो सर्वोच्च स्तर के यानी हाईएस्ट ऑफिसर होते हैं, उनको तीर्थ बोला गया है। इनकी कुल संख्या कितनी थी, तो तीर्थों की कुल संख्या 18 थी। ठीक है। इनको हम कहते हैं अष्टादश भी कहते हैं, अष्टादश। तीर्थों की संख्या कुल कितनी है, कभी कभी ऐसा पूछ लेता है अष्टादश। अष्टादश का मतलब है 8 + 10 इज इक्वल टू 18। ठीक है, 18। तो तीर्थ जो थे वो सबसे बड़े अधिकारी थे कौटिल्य के राज्य में या साम्राज्य में। ठीक है। ये सर्वोच्च स्तर के या हाईएस्ट लेवल के ऑफिसर्स कहलाते थे। ये इनकी संख्या कुल कितनी थी, 18 थी। अब इन तीर्थों के अंडर में जो थे कुछ और अधिकारी आते थे, जिनको विभागाध्यक्ष कहा जाता था। तीर्थों के निर्देशन व नियंत्रण के काम करने वाले, नियंत्रण में काम करने वाले अमात्य। ठीक है। अब जो विभाग के अध्यक्ष होते थे, ये तीर्थों के नियंत्रण और निर्देशन में काम करते थे। जैसे कि आप देखते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर सबसे हाईएस्ट मिनिस्टर होते हैं, फिर कैबिनेट मिनिस्टर के नीचे स्टेट मिनिस्टर होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, फिर उसके नीचे स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं, है ना। इस तरीके से मंत्रालय का क्या होता है, डिवीजन होता है। या आप कह ले कैबिनेट मिनिस्टर, स्वतंत्र प्रभार के मिनिस्टर या राज्य मंत्री, है ना। तो ऐसे करके डिवीजन किया गया है।
फिर तीसरे नंबर पे इन्होंने बताया कि प्रमुख सहायक कर्मचारी होते थे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट यानी इस विभागाध्यक्ष की सहायता के अधीन या इस विभागाध्यक्ष के अधीन ये काम करते थे। फिर सबसे नीचे के कर्मचारी थे, इनको इन्होंने हीन कर्मचारी बोला या सबऑर्डिनेट कर्मचारी या सबऑर्डिनेट ऑफिसर इनको बोला जाता था। ये सबसे नीचे स्तर के कर्मचारी होते थे जो प्रमुख सहायक कर्मचारियों के अधीन कार्य करते थे। ठीक है, अब अगर आप एक हायरार्किकल व्यवस्था देखें तो आप कह सकते हैं कि कौटिल्य ने कर्मचारियों की जो 4 श्रेणियां बताई हैं इसमें पदानुक्रम की व्यवस्था पाई जाती है, तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, अब आपने इतना सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ लिया तो एग्जामिनर क्या करता है, अब आपको देखता है कि आप एनालाइज कितना कर पाते हैं। आपने अभी देखा कि सबसे ऊपर कौन है, तीर्थ है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे विभागाध्यक्ष है यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उसके नीचे कौन है, फिर प्रमुख सहायक कर्मचारी हैं यानी कि सहायक कर्मचारी, असिस्टेंट स्टाफ है, फिर इसके नीचे सबऑर्डिनेट स्टाफ या निम्न अधिकारी हैं, निम्नतर कर्मचारी, इनको हम सबऑर्डिनेट ऑफिसर भी कहते हैं। अब देखिए आपको एक पता चल रहा है कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही व्यवस्थाएं, है ना। अब देखिए, अब जब ये चीजें होती है ना तो अब आप इसको बोल सकते हैं कि यहां पर कौटिल्य की प्रशासनिक व्यवस्था में आपको पदानुक्रम दिखाई देगा, पदानुक्रम या हायरार्किकल सिस्टम आपको दिखाई देगा। तो एग्जामिनर कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है जब आप खूब स्टडी कर लेते हैं। अब आपको ये नहीं पता चलता कि सर एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछता है कि कौटिल्य के प्रशासनिक व्यवस्था में पदानुक्रम की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, तो आपको अगर किताब में नहीं दिखाई पड़ता कहीं पर लिखा हुआ तो आप सोचते हैं कि सर किताब में नहीं पूछा लिखा हुआ है कहीं पर और हमने तो ये पढ़ लिया तीर्थ है, तीर्थ के नीचे ये काम करते हैं, इसके नीचे विभागाध्यक्ष हैं, फिर प्रमुख सहायक कर्मचारी हैं, फिर सबऑर्डिनेट ऑफिसर काम करते हैं। तो अब आपको इतना दिमाग तो लगाना पड़ेगा कि जब ऊपर से नीचे सारे सिस्टम आ रहा है या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है नीचे से ऊपर की तरफ आगे बढ़ रही है, तब इसमें क्या होता है, तब इसमें एक हायरार्किकल सिस्टम क्रिएट हो जाता है, क्योंकि एक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए आपको पदानुक्रम की व्यवस्था बनानी पड़ेगी, चाहे वो कोई संगठन हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई राज्य हो, चाहे कोई स्टेट हो। बिना हायरार्किकल सिस्टम के, बिना ऑर्गेनाइजेशन के वो नहीं चल पाएगा। तो इस तरीके से कौटिल्य ने राज्य कर्मचारियों का जो क्लासिफिकेशन किया है स्टेट के ऑफिसर्स का, वो 4 कैटेगरीज में किया है और 4 कैटेगरीज में भी इन्होंने हायरार्किकल सिस्टम को अपनाया है, पदानुक्रम व्यवस्था को अपनाया है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट एम्प्लॉइज। ठीक है, कौटिल्य हैज डिस्क्राइब्ड 4 कैटेगरीज ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। तीर्थ पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तीसरे नंबर पे है की सपोर्ट स्टाफ, चौथे नंबर पे है सबऑर्डिनेट स्टाफ। ठीक है, अब ये जो तीर्थ है ये हाईएस्ट लेवल ऑफिसर होते हैं, इनकी टोटल नंबर ऑफ 18 है इनका नंबर। ठीक है, फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो थे ये क्या थे, अमात्य हु वर्क फॉर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द पिलग्रिम प्लेसेस। ठीक है, तो अब ये तीर्थों के अंडर में पिलग्रिम्स, यहां पर तीर्थ कर लीजिए, तीर्थ प्लेसेस, तीर्थों के अंडर में काम करते थे। अब जो की सपोर्ट स्टाफ है वो किसके अंडर में काम करेगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के अंडर में काम करेगा। और जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है आपका नीचे सबसे चौथे नंबर पर, वो की स्टाफ के डायरेक्शन में काम करेगा। तो इस तरीके से क्या है, एक हायरार्किकल पैटर्न बनाया गया है यहां पर, जिसको ध्यान में रखा गया है। अब हमने देखना है अष्टादश तीर्थ। ठीक है, अब यहां पर जैसे हमने पढ़ लिया है एक एक चीजों को करके, कि पहले नंबर पे हम कौटिल्य के कर्मचारियों को देखेंगे, कौटिल्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे। तो हमने अभी देखा कि 4 तरीके के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ठीक है, 4 तरीके के एम्प्लॉयज को डिवीजन किया गया। तो सबसे पहले नंबर वाले को हम अभी डिस्कस करेंगे, जिसका नाम क्या है, तीर्थ के बारे में। तो तीर्थों की कुल संख्या कितनी है, 18 तीर्थ हैं। अब हम पहले इन्हीं 18 तीर्थों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, इनको 18 तीर्थ की बजाय कभी कभी अष्टादश तीर्थ भी कह दिया जाता है। ठीक है, तो पहले नंबर पे था मंत्री। इन तीर्थों में मंत्री, मंत्री यह क्या करता था, राजा को मंत्रणा या कोई परामर्श या सलाह देने का काम करता था।
पुरोहित जो होते थे, दूसरे नंबर पर पुरोहित को रखा गया है। यह राजा को धर्म व नीति संबंधी परामर्श देता है कि राजा को किस धर्म का पालन करना चाहिए, क्या क्या नीतियां अपनानी चाहिए, कैसा परामर्श देता है, इन सारी चीजों के बारे में बताया गया है। फिर साथ साथ पुरोहित का दूसरा काम भी था कि राजा को नैतिक जीवन व्यतीत करने के लिए मदद करे, कि राजा को नैतिक मार्ग अपनाने का निर्देश देता रहे। फिर तीसरे नंबर पर सेनापति को रखा गया है। यह सेना का सर्वोच्च अधिकारी माना गया है। इसमें आपको देखिए बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, और जिसपे मैं बताऊंगा आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना होगा। फिर आगे युवराज, युवराज कौन था? राजा का बेटा, राजा का लड़का युवराज कहलाता था। ठीक है, यह राजा का ज्येष्ठ या कोई अन्य पुत्र होता था जिसे राजा अपना उत्तराधिकारी घोषित करता था, उसी को हम युवराज कहते हैं। ठीक है, फिर द्वारिक होता था एक, यह राजमहल की रक्षा और देखभाल करने वाला प्रधान अधिकारी क्या कहलाता है? द्वारिक कहलाता है। इसमें आपको रटने वाला काम है। जैसे द्वारपाल होते हैं, द्वारपाल क्या करते हैं? द्वार पे खड़े रहते हैं, गेट पे खड़े रहते हैं चौकीदार की तरह, है ना। तो वैसे ही राजमहल की सुरक्षा का दायित्व किसके पास दिया गया था? द्वारिक के पास। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कभी कभी मैचिंग में एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपको इस तरीके से तैयार करना है। फिर अगला आपको इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ेगा अंतर्वेशिक के बारे में, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। यह अंतरपुर की रक्षा, अंतःपुर की रक्षा की व्यवस्था का प्रधान अधिकारी होता था, और राजवंश के गृह कार्यों का प्रबंध भी देखता था, कि राजा के जो पुत्र हैं, राजकुमार जो हैं, उनके दिनचर्या कैसी होगी, उनके खान पान, रहन सहन की व्यवस्था, रानियों की रहन सहन की व्यवस्था, इन सब के राजवंश के जो कार्य थे उनको देखने का कार्य कौन करता था? यानी राजमहल के अंदर जितने भी राजा से संबंधित या राजा के परिवार से संबंधित जितने भी कार्य होते थे वो अंतर्वेशिक अधिकारी करता था। फिर एक था प्रशासता नामक अधिकारी, यह जेल का प्रधान अधिकारी बोलते थे, इसको जेलर कह सकते हैं। ठीक है, फिर आगे जो एग्जाम में पूछा गया है समाहर्ता के बारे में, इसलिए मैंने इसको यहां पर बोल्ड कर दिया गया है। समाहर्ता क्या था? यह राज्य के आय और व्यय की देखभाल करने वाला प्रधान अधिकारी कहा गया था। ठीक है, इसको, यह करों को इकट्ठा करता था और राज्य में शांति व्यवस्था की स्थापना भी इसी को दिया गया था। ठीक है, तो समाहर्ता को ये क्या है? टैक्स कलेक्टर है, ये टैक्स कलेक्टर। आगे फिर पूछा गया है सन्निधाता, सन्निधाता के बारे में कहा गया है। सन्निधाता और समाहर्ता आप ध्यान रखिएगा, यह राजकोष का प्रधान अधिकारी होता था। ठीक है, राजकोष को इकट्ठा करने का काम कौन करता था? तो टैक्स इकट्ठा करने का काम समाहर्ता नामक ऑफिसर करता है। और जब टैक्स इकट्ठा हो जाता है, उस टैक्स को मैनेजमेंट कौन करता है? ठीक है, उस टैक्स का मैनेजमेंट करने के लिए राजकोष का प्रधान अधिकारी सन्निधाता करता था। ठीक है, इस तरीके से आपको एक एक करके यहाँ पर समझना है, और जो चीजें आपको ना समझ में आई तो कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर उसी के बारे में आगे दिया गया है अष्टादश तीर्थ के बारे में, एक एक करके मिनिस्टर के बारे में है, ये राजा को एडवाइस देता है। फिर प्राइस्ट है या पुजारी है या पुरोहित है ना, ये राजा के रिलीजन एंड एथिक्स के बारे में उसको हेल्प करता है। फिर कमांडर इन चीफ या सेनापति, ये आर्मी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट था। फिर प्रिंस जो होता था या राजकुमार जो होता था, वो क्या था? वो एल्डर सन ऑफ द किंग होता था, और उसके साथ साथ वह राजा का या किंग का सक्सेसर डिक्लेयर्ड किया जाता था। फिर द्वारिक जो होता था, ये एक ऐसा ऑफिसर था जो सिक्योरिटी की अरेंजमेंट का काम देखता था, वो भी राजा के महल में, रॉयल पैलेस में। ठीक है, फिर अंतर्वेशिक नामक अधिकारी जो था, वो चीफ ऑफिसर था कि राजा के या उसके हाउस होल्ड की जो भी कार्यक्रम होते थे राजा के वंश परंपराओं से, राजा की डायनेस्टी से जुड़े हुए, वो उसके बारे में अंतर्वेशिक नामक अधिकारी देखता था। फिर प्रशासता था, प्रशासता जो था वो जेल का या प्रिजन का चीफ ऑफिसर कहलाता था, इसको हम जेलर के नाम से भी कह सकते हैं। फिर समाहर्ता जो था, ये टैक्स कलेक्टर था, आपको पता है अभी जस्ट आपने पढ़ा था। ठीक है, कलेक्टेड टैक्सेस, और जब टैक्स कलेक्ट होकर आता था, उस टैक्स की देखभाल कौन करता था? यह ट्रेजरी की देखभाल कौन करता है? तो सन्निधाता नामक ऑफिसर होता था, वो ट्रेजरी या खजाने की देखभाल करने का काम करता था। फिर नंबर 10 पर है प्रदेष्टा। प्रदेष्टा क्या था? यह फौजदारी न्यायालय का सर्वोच्च अधिकारी होता, न्यायाधीश होता था, प्रदेष्टा इसको बोला गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। फिर इसके साथ साथ नायक होता था, नायक पैदल सेना का अधिकारी था। पौर होता था, पौर यह नगर प्रशासन का प्रधान अधिकारी।
व्यवहारिक कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, व्यवहारिक या धर्मस्थ, यह धर्मस्थलीय न्यायालय का प्रधान अधिकारी था या न्यायाधीश था। कार्मांतिक या खानों या उद्योगों का प्रधान अधिकारी। आठवीं या राज्य की वन संपदा की देखभाल करने वाला अधिकारी कहलाता था। दंडपाल फिर सेना के भरण पोषण करने वाला अधिकारी, ये भी एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस इसके ज्यादा हैं। दुर्गपाल राज्य में स्थित सभी दुर्गों का प्रधान अधिकारी, जितने भी राज्य में किले होते थे राजा का, उन किलों की सुरक्षा करना, उन फोर्ट्स की सुरक्षा करना, उन दुर्गों की सुरक्षा करना दुर्गपाल के अधिकार में था। फिर अंतःपाल या राष्ट्रांतपाल की बात की गई है, तो ये बताता था कि राज्य की सीमा की रक्षा करने वाला प्रधान अधिकारी। ठीक है, सीमा स्थित दुर्गों का भी ये प्रधान होता था। जो सीमा पर जो किले बनाए गए थे, एक राज्य के दूसरे राज्य पर जो सीमा बनती थी, उस सीमा पर जो किले बनाए जाते थे, उस किलों की देखभाल करने वाला अधिकारी था। और साथ साथ सीमा या बॉर्डर की भी ये सिक्योरिटी करता था। इसको अंतःपाल के नाम दिया गया है। ठीक है, अंतःपाल के नाम से इसको संबोधित किया गया है। तो इस तरीके से आप चीजों को समझते हुए चलेंगे और देखते हुए चलेंगे। प्रदेष्टा है, प्रदेष्टा जो था ये सुप्रीम जज था क्रिमिनल कोर्ट का। फिर नायक था, नायक क्या है? चीफ ऑफिसर ऑफ द इन्फेंट्री। पावर है, ही वॉज द चीफ ऑफिसर ऑफ द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का चीफ ऑफिसर कौन होता था? पावर कहलाता था। फिर व्यवहारिक या धर्मेष्ठा के बारे में बताया गया है, चीफ जज ऑफ द धर्मस्टिक कोर्ट। फिर कार्मांतिक के बारे में बताया गया है, ही वॉज द चीफ ऑफिसर ऑफ माइंस एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो माइंस के रिलेटेड जो भी खानी होती थी, जो भी खदानें होती थी, है ना, उनका जो हेड होता था उसको कार्मांतिक बोला गया है। फिर आत्विक के बारे में बताया गया है, जो ये देखता था कि जंगलों को, फॉरेस्ट को, जो फॉरेस्ट में जो बेल्ट है उनको कैसे मैनेज किया जाए, है ना, उसकी देखभाल करने वाला अधिकारी जो था वो केयर टेकर कहलाता था, आत्विक। फिर दंडपाल जो था वो आर्मी के ऑफिसर, एक चीफ मेंटेनेंस ऑफिसर था ऑफ द आर्मी। आर्मी का मेन ऑफिसर, या आर्मी की मेंटेनेंस को कौन देखेगा? तो दंडपाल देखेगा। आर्मी की सेनाओं, जैसे आर्मी में सेना भर्ती रहती थी, तो सेना को देखभाल करने के लिए उनके अस्त्र शस्त्र या उनके आर्म्स को, उनके भोजन की व्यवस्था, ये सब देखने का काम कौन करता था? दंडपाल करता था। दुर्गपाल था एक, दुर्गपाल द चीफ ऑफिसर ऑफ ऑल फोर्ट्स सिचुएटेड इन अ स्टेट। फिर अंतःपाल के बारे में बताया गया है कि ये फोर्ट्स की या लैंड बॉर्डर जो था, बॉर्डर पर ये क्या करता था? बॉर्डर का मेन ऑफिसर होता था। बॉर्डर की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी के पास दी गई थी। ठीक है, तो ये अष्टादश तीर्थ के बारे में हो गया, यानी 18 जो तीर्थ थे, ये सबसे बड़े ऑफिसर थे। इन्हीं ऑफिसर के अंडर में बाकी सारे अधिकारी काम करते थे। इन चीजों को ध्यान रखना है। फिर अब बात करेंगे विभिन्न विभागा अध्यक्ष, अलग अलग डिपार्टमेंट जो बनाए गए थे। इन तीर्थों के अंतर्गत विभिन्न प्रशासनिक विभागों की स्थापना भी की गई थी। प्रत्येक विभाग का जो प्रमुख अधिकारी था, अध्यक्ष होता था, तथा जो तीर्थ के नियंत्रण व निर्देशन में कार्य करता था। अभी आपने पढ़ा कि तीर्थ सबसे ऊपर होता था, फिर उसके नीचे विभाग का अध्यक्ष होता था। ठीक है, तो विभाग का अध्यक्ष जो था वो तीर्थों के अंडर में ही काम करता था। कुल कितने विभाग अध्यक्ष थे? तो कौटिल्य ने कुल 26 विभाग अध्यक्षों का वर्णन किया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तीर्थों की बात की जाए तो 18 तीर्थ के बारे में इन्होंने बताया है। अष्टादश तीर्थ थे और हेड ऑफ डिपार्टमेंट कितने थे? 26 एचओडी थे। एचओडी, ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट 26 हैं और तीर्थों के बारे में कुल इन्होंने 18 तीर्थों के बारे में बताया है। वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ हेड्स, वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स वर एस्टैब्लिश्ड अंडर दीज तीर्थास। ठीक है, इन तीर्थों के अंडर में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को स्टैब्लिश किया गया है। ईच डिपार्टमेंट हैड अ चीफ ऑफिसर, हर डिपार्टमेंट का अपना एक चीफ ऑफिसर होता है। एंड अ प्रेसिडेंट हु वर्क अंडर द कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द तीर्थ। और जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता था वो किसके अंडर और कंट्रोल में काम करता था? तो वो तीर्थ के अंडर और कंट्रोल में हर हेड ऑफ डिपार्टमेंट काम करता था। तो कौटिल्य हैड डिस्क्राइब्ड अ टोटल ऑफ 26 डिपार्टमेंट हेड। ठीक है, तो इन्होंने कुल मिलाकर 26 हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के बारे में बताया है। और तीर्थों के बारे में इन्होंने बताया है कि टोटल कितने तीर्थ हैं? तो 18 तीर्थ हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट टोटल 26 है। और ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है तीर्थ के अंडर में ही काम करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं
26 जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं या विभागाध्यक्ष हैं, इनका यहाँ पर एक एक करके नाम दे दिया गया है। इन नामों को आप इजिली आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि हस्ताध्यक्ष क्या होता था, हाथी की सेना या गज सेना का अध्यक्ष होता था। अश्वाध्यक्ष जो था घोड़े की सेना का अध्यक्ष। रथाध्यक्ष रथ सेना का अध्यक्ष। पत्याध्यक्ष पैदल सेना का अध्यक्ष। नौकाध्यक्ष नौका विभाग का अधिकारी। देवताध्यक्ष यानी देवालय या मंदिर का विभाग का अध्यक्ष। अष्टपटलाध्यक्ष जो होता था राज्य के लेखा विभाग का अध्यक्ष। पणियाध्यक्ष जो होता था व्यापार एवं क्रय विक्रय का अध्यक्ष होता था। पौतवा या योतवाध्यक्ष जो होता था वो माप तौल का अधिकारी था, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। कुप्याध्यक्ष जो था वन विभाग का अध्यक्ष था ये। मानाध्यक्ष जो भूमि एवं काल या कैलेंडर माप विभाग का अध्यक्ष होता था, जो आज जिसको हम लेखपाल कहते हैं, ठीक है। शुल्काध्यक्ष ये शुल्क विभाग का अध्यक्ष था। सूत्राध्यक्ष ये वस्त्र कवच इन सारे डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहलाता था। तो एक एक नाम यहाँ पर दिया गया है, इन नामों को आप भली भांति समझते चलेंगे। हो सकता है कि बहुत सारी पुस्तकों में ये नाम न मिले आपको, लेकिन मैंने कोशिश की है कि अलग अलग बुक्स को लेकर के यहाँ पर सारी चीजों को समराइज करके आपको एक एक चीजों को ऐड करूं, जिससे कि आपका कोई भी चीज छूटने ना पाए, कोई भी टॉपिक ना छूटने पाए, ठीक है। 26 हेड ऑफ डिपार्टमेंट के बारे में यहाँ पे फिर वही इंग्लिश में है कि हस्ताध्यक्ष चीफ ऑफ एलिफेंट आर्मी। अश्वाध्यक्ष चीफ ऑफ कैवेलरी। और रथाध्यक्ष चीफ ऑफ द चैरियट आर्मी। फिर पत्याध्यक्ष प्रेसिडेंट ऑफ इन्फेंट्री। नौकाध्यक्ष चीफ ऑफ द फेरी डिपार्टमेंट। देवताध्यक्ष हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेम्पल। फिर अष्टपटलाध्यक्ष जो था हेड ऑफ स्टेट अकाउंट्स डिपार्टमेंट का था वो। और पाण्याध्यक्ष जो था हेड ऑफ ट्रेड एंड सेल्स डिपार्टमेंट। फिर पौतवाध्यक्ष जो था हेड ऑफ वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट का था। फिर कुप्याध्यक्ष जो था वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हेड था। फिर आगे चल के मानाध्यक्ष जो था वो लैंड एंड टाइम डिपार्टमेंट का मेजरमेंट करने के लिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाया गया था। फिर शुल्काध्यक्ष जो था हेड ऑफ टैरिफ डिपार्टमेंट का था। फिर सूत्राध्यक्ष जो था वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ क्लोथिंग एंड आर्मर, जो आर्म्स एंड क्लोथ्स बनाए जाते थे राजा के लिए चाहे वो सैनिकों के लिए, उसको सूत्राध्यक्ष का काम था। तो इस तरीके से आप 26 डिपार्टमेंट के बारे में देखेंगे। फिर जो एग्जाम में पूछा गया है आरपीएससी के, है ना, हालांकि ये कंप्लीट नहीं है, इसके अलावा जब हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे हम अरस्तु इनके कौटिल्य के ऊपर, तो हम कौटिल्य के ऊपर लगभग 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाएंगे, जिसमें आपका बिल्कुल माइंड बूस्ट अप हो जाएगा। ये आप चीजें पढ़ेंगे, देन 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन आप लगाएंगे, तो वहां पर आपके अंदर जितनी भी डाउट्स हैं सारा क्लियर हो जाएगा। फिर आपको जिंदगी में दोबारा कौटिल्य को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने यही किया था कि जब मैं तैयारी करता था तो मैं कौटिल्य को एक बार अच्छे से पढ़ लिया, देन उसके बाद कौटिल्य के ऊपर मैंने लगभग 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन या 500 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हो पाते थे मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस को बनाता था खुद से और खुद से प्रैक्टिस करता था। तो अब कोई भी डायमेंशन नहीं बचता था कि एग्जाम में एग्जामिनर इससे अलग हटकर कुछ पूछ सके, है ना। तो अब यहाँ पे सीताध्यक्ष के बारे में बताया गया है कि यह कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। फिर सुराध्यक्ष के बारे में आबकारी यानी शराब विभाग का अध्यक्ष था। आबकारी को एक्साइज डिपार्टमेंट कहते हैं, ठीक है। फिर शूनाध्यक्ष था पशु वधशाला या बूचड़ खाने का अध्यक्ष था। फिर गणिका अध्यक्ष था, ये वेश्याओं एवं नर्तकियों से संबंधित विभागों का अध्यक्ष माना गया था। फिर गौ अध्यक्ष था, राज्य के पशु विभाग का अध्यक्ष गौ अध्यक्ष कहलाता था। फिर इंपॉर्टेंट ये है मुद्राध्यक्ष, यह राज्य के आवागमन विभाग का अध्यक्ष है, यानी कि यह राज्य से कोई भी व्यक्ति बाहर जा रहा है, बाहर का कोई व्यक्ति राज्य में आ रहा है, तो उसकी यह पहचान करता था, किसके माध्यम से, मुद्रा से अंकित करके यह पहचान करता था। फिर विविता अध्यक्ष के बारे में चारागाह विभाग का अध्यक्ष जो होता था वो विविता अध्यक्ष था। कोषाध्यक्ष राज्य के कोषगृह या ट्रेजरी डिपार्टमेंट का हेड होता था। फिर आयुधागार अध्यक्ष यह अस्त्र शस्त्र विभाग के निर्माण, उनके भंडारण और सर्वोच्च सेनाधिकारी कहलाता था इस डिपार्टमेंट का। फिर स्वर्ण अध्यक्ष सोने के खानों का या सोने को प्रबंध करने वाला सर्वोच्च अधिकारी। फिर एग्जाम में पूछा सकता है ये आपका लक्षणा अध्यक्ष, टकसाल विभाग का अध्यक्ष। टकसाल का मतलब जहां पे पैसे छपते हैं, पैसे जहां पे प्रिंट होते हैं या कॉइन्स जहां पे बनते हैं। फिर था आकरा अध्यक्ष, राज्य के खनिज विभाग का अध्यक्ष को क्या बोलते हैं, आकरा अध्यक्ष। फिर मंत्री परिषदाध्यक्ष के बारे में कहा गया है, इसके बारे में कौटिल्य ने कोई उल्लेख बहुत ज्यादा नहीं किया है। यह माना गया है या तो यह क्या है
या तो मंत्रिपरिषद के सचिव के रूप में कार्य करता होगा या फिर प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता होगा। ऐसा इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी अभी तक नहीं मिली है। तो कुल मिला के 26 हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, इनको एक एक करके आपको समझना है। अब यहाँ पे इंग्लिश दिया है, सीता अध्यक्ष, हेड ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। फिर इंस्पेक्टर जो होता था उसको क्या बोलते थे, सुरा अध्यक्ष, ये इंस्पेक्टर था एक्साइज डिपार्टमेंट का हेड, ठीक है। फिर शूना अध्यक्ष जो होता था हेड ऑफ एनिमल स्लाउटर डिपार्टमेंट। फिर शोना हो गया। फिर गणिका अध्यक्ष जो था हेड ऑफ डिपार्टमेंट डीलिंग विद द प्रोस्टिट्यूट एंड डांसर्स। फिर गौ अध्यक्ष जो था वो हेड ऑफ स्टेट एंड एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ था, उसका हेड होता था। चीफ एंड करेंसी, ये जिसको हम बोलते हैं मुद्रा अध्यक्ष, ही इज अ हेड ऑफ द स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। ये करता था, ही यूज्ड टू प्रोवाइड आइडेंटिटी कार्ड विद द स्टाम्प ऑफ द पीपल कमिंग और गोइंग इन द या आउट ऑफ द स्टेट। ये कोई भी ऑफिसर या कोई भी व्यक्ति जो स्टेट के बाहर जाता था या कोई भी व्यक्ति जो दूसरे स्टेट से कौटिल्य के स्टेट में या इंडिया में आता था, उसका क्या करता था, ये स्टाम्प लगाकर उसकी पहचान करता था। फिर विविधता अध्यक्ष के बारे में बताया गया है कि इसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो पाश्चर डिपार्टमेंट है उसका ये हेड था। फिर कोषाध्यक्ष के बारे में कहा गया है कि हेड ऑफ स्टेट ट्रेजरी का जो हेड था उसको कोषाध्यक्ष। फिर आयुधागार अध्यक्ष, दिस इज द हाईएस्ट ऑफिसर who manages the manufacture and storage of arms and weapons of the state. स्वर्ण अध्यक्ष के बारे में बताया गया है कि ऑफिसर्स डीलिंग विद द मैनेजमेंट ऑफ अ गोल्ड माइंस, ठीक है। गोल्ड और माइंस का जो मैनेजमेंट करता था वो स्वर्ण अध्यक्ष था। फिर लक्षणा अध्यक्ष था हेड ऑफ अ माइन डिपार्टमेंट का। फिर अकारा अध्यक्ष था, ये हेड ऑफ स्टेट मिनरल डिपार्टमेंट, खनिज विभाग का ये हेड था, ठीक है। फिर काउंसिल, हेड ऑफ काउंसिल मिनिस्टर या जिसको मंत्रिपरिषद अध्यक्ष कहा जाता है, इसके बारे में कोई स्पेशल प्रोविजन या स्पेशल जानकारी नहीं मिली है, बट इसमें अनुमान लगाया गया है, ऐसा गेस किया गया है कि प्राइम मिनिस्टर जो होता था, मंत्रियों, सभी मंत्रियों का जो प्रधानमंत्री होता था वही इस डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता था, ठीक है। तो इस तरीके से ये 26 हेड ऑफ डिपार्टमेंट आपके हैं, इनको एक एक करके आप समझ लेना। फिर नोट करके है, कौटिल्य ने प्रशासन के सफल संचालन के लिए आचार संहिता का भी उल्लेख किया है कि राजा को आचार संहिता का पालन करना पड़ेगा, मंत्रियों को भी आचार संहिता का पालन करना पड़ेगा। कौटिल्य ने कहा है कि जिस तरह यह पता लगाना कठिन है कि मछली कब पानी पी जाती है, उसी तरह यह पता लगाना भी कठिन है कि धन कार्य पर नियुक्त कर्मचारी कब धन का हरण कर लें या कब भ्रष्टाचार कर लें, कोई बता नहीं सकता, ठीक है। कभी आपने देखा है मछली को पानी पीते हुए? मछली हमेशा जल में ही रहती है, लेकिन किसी ने उसको पानी पीते हुए नहीं देखा। तो कौटिल्य कहते हैं कि अधिकारी भी बहुत शातिर होते हैं, ये कब चोरी कर ले धन का किसी को पता नहीं चलता है, इसीलिए आचार संहिता का नियम बहुत जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आई थिंक मुझे लगता है कि नेट के पेपर में पूछा गया है। अब जब ये स्टेटमेंट आपको एज इट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक लक्ष्मीकांत की है, उसमें आपको मिल जाएगा प्रशासनिक वाले चैप्टर में। इसके साथ साथ एक चैप्टर वहां पर एक स्टेटमेंट और है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार के बारे में इन्होंने बताया है कि जिस तरीके से इन्होंने, कौटिल्य ने कहा है कि जैसे शहद को अगर जीभ पर रख दिया जाए तो कोई व्यक्ति उस शहद का स्वाद चखे बिना नहीं रह सकता, उसी तरीके से जहां पर लोकतंत्र रहता है तो लोकतंत्र में अधिकारी अगर भ्रष्ट न हो तो ऐसा हो नहीं सकता। जैसे कि आप अगर कह लें कि अपने जीभ पर शहद रखें और शहद को रखने के बाद कहें कि हम शहद का स्वाद नहीं ले रहे हैं, तो ये चीज असंभव आप बता रहे हैं। तो वैसे ही लोकतंत्र जहां पर होता है, जहां पर डेमोक्रेसी होती है, वहां पर भ्रष्टाचार ना हो तो ये भी असंभव बात है। तो ये ऐसा कौटिल्य बताते हैं। तो कौटिल्य ने लोकतंत्र के बारे में आज से 2000 साल पहले ही बता दिया था कि जहां पे लोकतंत्र होगा वहां पे भ्रष्टाचार जरूर होगा। अब कौटिल्य ने भ्रष्टाचार के कितने तरीके बताए हैं, तो 40 तरीकों का इन्होंने उल्लेख किया है। ये नेट के पेपर में पूछा गया है। हालांकि आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है यहाँ पर कि ये पॉइंट्स आया हुआ है तो हम इसको नोट्स कर लें। अगर नहीं भी नोट करोगे अपने नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में, तो भी आपको ये जब क्वेश्चन कराया जाएगा प्रैक्टिस सेट, तो वहां पे आपको यहाँ इसके बाल के खाल इसके निकाल दिए जाएंगे इस चैप्टर के, है ना, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। एक एक डीपली
फैक्चुअल हो चाहे कॉन्सेप्चुअल हो, सारी चीजों को तोड़कर प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे कि आपका बिल्कुल दिमाग सही हो जाएगा, कि आपको ये नहीं लगेगा कि हमने चैप्टर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है ना। तो प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है, आप बिना प्रैक्टिस सेट लगाए एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखना। हाँ, वो बात अलग है तुक्के से आपने पेपर पास कर लिया, वो बात अलग है, लेकिन आपको एग्जाम अच्छे तरीके से क्लियर करना है तो आपको प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। नोट, कौटिल्य हैज ऑल्सो मेंशन्ड द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर अ सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इन्होंने सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन के रूल आउट करने के लिए या सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट की बात की है। इन्होंने कहा कि अगर कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होगा तो कोई भी गवर्नमेंट सक्सेसफुली आगे नहीं बढ़ पाएगी, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो कोड ऑफ कंडक्ट की बात इन्होंने की है। कौटिल्य हैज सेड दैट just as it is difficult to find out when a fish drink water, similarly it is also difficult to find out when an employee appointed for economic works steals money। ठीक है, तो कब जो ऑफिसर अपॉइंटेड किए जाते हैं इकोनॉमिक वर्क के लिए, वो कब पैसों को चोरी कर लें और कब मछली जो है, फिश जो होती है, कब वो पानी में रह के पानी पी ले, ये बात किसी को पता नहीं चलती। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप जरूर याद रखिएगा। कौटिल्य हैज मेंशन्ड 40 वेज ऑफ स्टीलिंग रॉयल वेल्थ, या आप करप्शन भी कर सकते हैं इसको, कि कौटिल्य ने करप्शन के कितने टाइप्स बताए हैं। ठीक है, तो इन्होंने करप्शन के 40 टाइप्स, 40 प्रकार के करप्शन बताए हैं। कभी कभी एग्जाम में करप्शन ना दे करके राजद्रव्य दे देता है। राजद्रव्य का मतलब, द्रव्य का मतलब वस्तु, राजद्रव्य का मतलब है राज्य की वस्तु या उस राजा की वस्तु या उस साम्राज्य की वस्तु की चोरी करना, राजद्रव्य की या धन में आ जाता है। ठीक है, अब कौटिल्य की प्रशासनिक व्यवस्था की क्या विशेषता है, इनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। फीचर ऑफ द कौटिल्यास एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। कौटिल्य द्वारा वर्णित प्रशासनिक व्यवस्था प्रजा कल्याणकारी राज्य व्यवस्था की अवधारणा के अनुरूप है। यानी कौटिल्य की पहली जो विशेषता है प्रशासनिक व्यवस्था, यह कल्याणकारी है, प्रजा के कल्याण से जुड़ी हुई है। यहां तक कि कौटिल्य ने कहा कि प्रजा के कल्याण में ही राज्य का कल्याण है और प्रजा के कल्याण में ही राजा का कल्याण है। तो राजा कभी भी अपने दायित्व से विमुख नहीं हो सकता। यहां तक कि कौटिल्य ने कहा कि राजा कभी भी निरंकुश, और राजा को जो दायित्व दिया गया है, लोगों ने जो समझौता करके राजा को जो दायित्व दिया है, वो दायित्व का निर्वहन राजा भली भांति करेगा, और पब्लिक भी, लोगों ने जो समझौता किया, लोग भी अपने समझौते का पालन करेंगे। यानी कि लोग, समझौते का पालन करने का तात्पर्य है कि लोग राजा की आज्ञा मानेंगे, लोग राजा को वेतन के बदले टैक्स कुछ चीजें देंगे, जिसके बदले में राजा उनकी सुरक्षा करेगा, और उस टैक्स से लोगों का या प्रजा का कल्याण राजा करेगा। ठीक है, कौटिल्य ने प्रशासन में, यहां पे देखिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने रेड पे लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन पूछा है कथन कारण में, तब आप यहां पे कहते हैं, कंप्लेंट आती है आप लोगों की, सर पेपर हार्ड आया था, है ना। जब आप दिमाग लगा के नहीं पढ़ते हैं तब दिक्कतें तभी आपके लिए बढ़ती हैं कि अगली विशेषता क्या है कौटिल्य के प्रशासनिक व्यवस्था की। तो कौटिल्य के प्रशासनिक व्यवस्था की जो अगली व्यवस्था है, विशेषता है कि कौटिल्य ने प्रशासन में पद सोपान व्यवस्था को स्वीकार किया है, हायरार्किकल व्यवस्था या सिस्टम को इन्होंने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, जैसे आपने देखा कि सबसे ऊपर तीर्थ है, 4 प्रकार के इन्होंने बताया, फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, फिर कुछ अन्य कर्मचारी हैं, सबसे नीचे जो है निम्नतर कर्मचारी थे। तो इस तरीके से 4 कर्मचारियों के बारे में आपने देखा। तो क्या है, ये पदानुक्रम की बात कर रहे हैं, यानी कि प्रशासन में इनके प्रशासन की व्यवस्था की विशेषता क्या है कि यह पद सोपानिक है ना। अगर यही क्वेश्चन पूछ ले कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पहला कथन दे देगा कि कौटिल्य की प्रशासनिक व्यवस्था प्रजा कल्याणकारी व्यवस्था है, तो क्या ये गलत है या सही है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट दे देगा कि कौटिल्य ने प्रशासन में पद सोपान व्यवस्था को स्वीकार किया है ना। तो अब क्वेश्चन उसका ऑप्शन देगा कि 1 2 दोनों सही हैं, या 1 2 सही है, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनाए जाएंगे, तब आपको लगेगा हाँ यार
कोचिंग वाले तो ऐसे बना बना के दे रहे हैं, हमको तो टेस्ट सीरीज खरीदना चाहिए इस कोचिंग का, है ना। तब आप वहां पर पागल बन जाते हैं। तो वो चीजें आपको नहीं करनी है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं। ये चीज मैं आपको खुद करवा दूंगा, लेकिन अभी आपको चीजें समझ के चलनी है। शॉर्ट नोट्स जब आप बना लोगे तो एग्जाम में या किसी कोचिंग में आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा मोटिव ये है कि आप अपना पैसा वेस्ट मत कीजिए, आप अपने नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा बूस्ट कीजिए, जितना ज्यादा हो सके अपने ज्ञान को आप बढ़ाइए। अगला देखते हैं, कौटिल्य के प्रशासनिक व्यवस्था की क्या अगली विशेषता है। कर्मचारियों के चयन, पदोन्नति, आचार संहिता आदि का विस्तृत व्यवस्था स्वीकार किया गया है। क्या ये बात सही है? कौटिल्य के प्रशासनिक व्यवस्था में कर्मचारियों का चयन कैसे होगा, कर्मचारियों का प्रमोशन कैसे होगा, कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता हर कर्मचारियों के लिए बनाई गई है। तो ये सारी चीजें क्या है, कौटिल्य की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताएं हैं। तो इन सबको आप अच्छे से ध्यान में रखना। जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो एक एक करके सारी चीजों को यहां पर ऐड करूंगा। डॉक्टर बेनी प्रसाद कहते हैं कि अर्थशास्त्र में वर्णित प्रशासनिक व्यवस्था हिंदू राज्य शास्त्र के साहित्य में सर्वोत्कृष्ट है, जिसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं रह गई है। तो ये भी कथन एग्जाम में पूछ सकता है, हालांकि अभी पूछा नहीं गया है, जहां तक मैंने अभी स्टडी किया है, तो अभी एग्जाम में ऐसा कहीं नहीं आया। फीचर ऑफ अ कौटिल्याज एडमिनिस्ट्रेटिव system. The administrative system is described by Kautilya is in accordance with the concept of a welfare state. ठीक है, तो पहले इनका जो फीचर है वो वेलफेयर स्टेट के ऊपर है। सेकेंड है कौटिल्य हैज, अब इसको मैं अगर चाहूंगा तो आप टेंशन ना लीजिए, इसको मैं 1 2 3 भी कर दूंगा, तो इसके लिए थोड़ी सी आपको आसानी हो जाएगी। बल्कि पॉइंट्स में भी है तो पॉइंट्स में भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। कौटिल्य हैज एक्सेप्टेड द सिस्टम ऑफ हायरार्की इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो बिल्कुल सही है, ये भी इनके फीचर्स की, ये एडमिनिस्ट्रेशन की फीचर की इनकी क्या है, फीचर्स माना गया है। अब डिटेल्ड सिस्टम ऑफ अ सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज, प्रमोशंस, कोड ऑफ कंडक्ट एंड हैज बीन एक्सेप्टेड, तो ये सारी चीजें क्या है, कौटिल्य के एडमिनिस्ट्रेशन की सिस्टम का ये इंपॉर्टेंट फीचर है, जिसमें किसी भी एम्प्लॉय का सिलेक्शन करना है तो किस तरीके से होगा, प्रमोशन करना है किस तरीके से होगा, कोड ऑफ कंडक्ट सभी को फॉलो करना है। तो ये सब क्या है, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव का एक फीचर है। डॉक्टर बेनी प्रसाद कह रहे हैं द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डिस्क्राइब्ड इन अर्थशास्त्र इज द बेस्ट इन द लिटरेचर ऑफ अ हिंदू पॉलिटिकल साइंस इन विच देर इज अ नो शॉर्ट कमिंग ऑफ एनी काइंड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे। अब देखते हैं आगे, कौटिल्य के अनुसार स्थानीय या प्रशासन व्यवस्था क्या है। अभी हम कौटिल्य की प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ रहे हैं। कौटिल्य की प्रशासनिक व्यवस्था हमने पढ़ लिया, उनकी विशेषताओं को देख लिया। अब देखेंगे कौटिल्य के अनुसार स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है। ठीक है, अब इन्होंने स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था यानी लोकल लेवल पर इन्होंने कैसे गवर्नेंस को डिवाइड किया है, या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कैसे इन्होंने लोकल लेवल पर डिवाइड किया है। तो इन्होंने दो टाइप्स में डिवाइड किया है। इन्होंने एक बताया कि जो स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था होगी, एक पुर या नगर का प्रशासन होगा, दूसरा गांव का प्रशासन या ग्राम प्रशासन होगा। ठीक है, अब नगर या पुर के प्रशासन में कौन कौन से काम होंगे, कौन कौन से अधिकारी होंगे, इन अधिकारियों के बारे में यहां पर एक एक करके दिया गया है। जैसे नागरिक होता था, नागरिक या नगर अध्यक्ष क्या था, यह नगर का सर्वोच्च अधिकारी होता था, जिसका कार्य क्या था कि नगर में शांति व्यवस्था को बनाए रखना और सभी जितने भी राजकीय और प्रशासनिक कार्य थे, इन कार्यों को मैनेजमेंट करना किस लेवल पर, तो नगर के लेवल पर। ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं नगर निगम के नाम से, नगर निगम, इसको आप ग्राम पंचायत के नाम समझ सकते हैं, है ना। इस तरीके से आप चीजों को समझने का आप करें, बाकी वर्ड्स जो है इनको एज इट इज आपको समझना है। फिर दूसरा अधिकारी तो था जो नगर प्रशासन का, वो था प्रदेष्टा। यह अधिकारी नगर अध्यक्ष के अधीन होता था। प्रदेष्टा क्या था, दूसरे नंबर पर था। अब यहां पे भी आपको हायरार्की दिखाई पड़ेगी। प्रदेष्टा का मुख्य कार्य क्या था कि नगर के जितने भी राज्य कर्मचारी थे, इनके कर्मचारियों के आचरण पर नजर रखना कि सही तरीके से वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, भ्रष्ट है नहीं है, और भ्रष्ट कर्मचारियों को दंड देना प्रदेष्टा का काम था। प्रदेष्टा जो था वो नगर कर्मचारियों के ऊपर नजर रखता था और देखता था कि क्या नगर के जितने भी कर्मचारी हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आचार संहिता का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इन चीजों को जरूर में ध्यान रखिएगा।
फिर उसके बाद स्थानिक नामक अधिकारी था, यह गोप के ऊपर, ठीक है, गोप नीचे है सबसे, नगर प्रशासन में गोप नामक अधिकारी, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि नगर प्रशासन में गोप नामक अधिकारी सर्वोच्च अधिकारी था। ये भी कथन वाले क्वेश्चन में या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ सकता है। यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रदेष्टा नामक अधिकारी नगर प्रशासन में सर्वोच्च अधिकारी का दर्जा इसे दिया गया था। तो क्या सही है ये? तो गलत है ना। तो जब तक आप इस तरीके से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जब तक आप डीप में नहीं जाएंगे चीजों को सीखने के लिए, तब तक आप परेशान होते रहेंगे, ठीक है। फिर स्थानिक क्या था? प्रदेष्टा के नीचे काम करता था। यह गोप के ऊपर तो था लेकिन प्रदेष्टा के नीचे था। यह एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी था, जिले के समस्त गोप उसके अधीन थे, है ना। गोप जितने भी थे वो सभी क्या थे? जिले के, वो इस स्थानिक नामक अधिकारी के अधीन थे। अब देखिए, स्थानिक के अधीन गोप नामक छोटे कर्मचारी होते थे। इनका प्रमुख कार्य क्या था गोपों का? तो गोप जो थे ये 20 गांवों को, कुटुंब का मतलब छोटे छोटे 20 गांवों से संबंधित जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे या प्रशासनिक दृष्टि से जो भी आवश्यक जानकारी थी, ये गोप उन 20 गांवों से इकट्ठा करते थे और ये जानकारी ऊपर पहुंचाते थे स्थानिक के पास, और यहां से प्रदेष्टा के पास, प्रदेष्टा से फिर नगर अध्यक्ष के पास सारी जानकारी जाती थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद जरूर आएगा, लेकिन आप डिटेल में पढ़ेंगे तो चीजों को और अच्छा लगेगा आपको। फिर दूसरी तरफ चलते हैं ग्राम अधिकारी के लिए। कौटिल्य के अनुसार स्थानीय प्रशासन या व्यवस्था जो हम पढ़ रहे हैं, पहला हमने पढ़ लिया कि नगर प्रशासन कैसे था। नगर प्रशासन में नागरिक अधिकारी सबसे ऊपर, उसके नीचे प्रदेष्टा अधिकारी, उसके नीचे स्थानिक, उसके नीचे गोप, ठीक है। तो सबसे नगर प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? पहला क्वेश्चन बन जाता है नागरिक। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको लगता होगा कि कोई अलग से बीपीएससी का सिलेबस बनता है, तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, है ना, कि कोई कोचिंग वाला आपके लिए अलग से बना के लाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में सब क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं लगभग। दूसरा देखते हैं ग्राम प्रशासन के बारे में। ग्राम प्रशासन या ग्रामीण प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम प्रशासन थी, ठीक है। ग्रामीण प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। अब ग्राम देखिए, ग्राम जिसमें किसानों एवं शूद्रों की संख्या क्या थी? अधिक हो, ऐसे कम से कम 100 या तथा इससे अधिक 500 घरों का एक गांव बनता था, ठीक है। और इस गांवों में क्या था? शूद्र और किसानों की संख्या अधिक बताई गई है, ठीक है। फिर आता है स्थानिक। स्थानीय क्या है? स्थानीय जो था 100 गांवों के समूह को मिलाकर एक स्थानीय बनता था, ठीक है। 500 घरों को मिलाकर एक गांव बनता था और 100 गांवों को मिलाकर एक स्थानीय बनता था और 200 गांवों के समूह को एक खारवटिक नामक चीजों से डिवाइड किया गया था, खारवटिक बनाया गया था, ठीक है। खारवटिक जो था उसमें 200 गांवों का समूह आता था। फिर आता था इसके बाद द्रोणमुख, है ना। द्रोणमुख में 400 गांवों के समूह के बीच स्थापना होती थी, एक द्रोणमुख जो 400 गांवों को देख रेख करता था, अपने अंडर में रखता था। फिर इसके बाद आता था संग्रहण। संग्रहण जो व्यवस्था थी, संग्रहण के अंदर 800 गांवों के बीच में एक संग्रहण बनाया जाता था जो 800 गांवों के ऊपर नियंत्रण करता था। तो इस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था को इन्होंने दो टाइप्स में बांटा है। सॉरी, जो स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था थी, है ना, इसको इन्होंने कौटिल्य ने दो टाइप्स में बांटा है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू कौटिल्य। तो पहला है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिटी, दूसरा है विलेजेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिटी में जो नागरिक और नगर अध्यक्ष था, ये हाईएस्ट ऑफिसर कहलाता था, है ना। और इसके अंडर में क्या था? प्रदेष्टा नामक अधिकारी था। प्रदेष्टा जो था ये नगर अध्यक्ष के अंडर में काम करता था। और प्रदेष्टा क्या करता था? प्रदेष्टा का काम था कि यह आईज को कीप एन आईज ऑन द कंडक्ट ऑफ ऑल स्टेट एम्प्लॉइज ऑफ द सिटी एंड पनिश करप्ट एम्प्लॉइज। इसका काम था कि सभी जो ऑफिसर्स थे उनके ऊपर अपनी आईज को बना के रखना, अपनी नजर को बना के रखना, और साथ के साथ जितने भी करप्ट एम्प्लॉइज थे, है ना, उन करप्ट एम्प्लॉइज को पनिशमेंट देना, और यह भी देखना था कि क्या एम्प्लॉइज कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर उसके नीचे था स्थानिक नामक ऑफिसर। स्थानिक क्या करता था? प्रदेष्टा के अंडर में काम करता था स्थानिक, ठीक है। और स्थानिक के अंडर में बहुत सारे गोप्स नामक ऑफिसर्स काम करते थे। जो ये ऑफिसर जो था, दिस वाज एन
important officer appointed above the GOP. All GOPs of the district under the him. ठीक है, तो जितने भी गोप्स थे वो इसके स्थानिक के अंडर में काम करते थे, और गोप्स किसके अंडर में काम करता था? स्थानिक के नाम। ठीक है, तो गोप के अंडर में 20 फैमिलीज की जानकारी होती थी। 20 फैमिलीज की जानकारी को ये गोप इकट्ठा करता था और जानकारी या नॉलेज को इकट्ठा करके स्थानिक तक पहुंचाता था। स्थानिक जो है ऊपर प्रदेष्टा, प्रदेष्टा के ऊपर फिर नागरिक तक या नगर अध्यक्ष के ऊपर जानकारी जाती थी। दूसरा हम देखेंगे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन वाज अ विलेज। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट लेवल पर विलेज सबसे छोटी इकाई मानी गई है। ठीक है, विलेज में क्या था? इन विच द नंबर ऑफ फार्मर्स एंड शूद्रास इज हाई, द विल बी विलेज ऑफ एटलीस्ट 100 एंड द मोस्ट 500 हाउसेस। 100 या 500 घरों को मिलाकर के एक विलेज बनता था, और इन विलेजेस में फार्मर्स एंड शूद्रास की जो संख्या थी, जो नंबर्स था, वो हाईएस्ट था। फिर अब विलेज के बाद आता था स्थानिक। स्थानिक स्टैब्लिशमेंट अकॉर्डिंग अमंग द 100 विलेजेस, यानी 100 विलेज को मिलाकर के एक स्थानिक बनता था। अगर 100 विलेज है यहाँ पर, तो 100 विलेज को देखने के लिए कौन बनाया गया था? एक स्थानिक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। फिर एक खारवटिक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जो कि 200 विलेज को देखता था ये। फिर उसके बाद 400 विलेज जब हो जाता था तो उसमें एक द्रोणमुख नामक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता था, जो द्रोणमुख जो था वो 400 विलेज को कंट्रोल करता था। फिर संग्रहण जो था वो 800 विलेज को कंट्रोल करने का काम करता था। तो इस तरीके से चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और इस तरीके से आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले टॉपिक पर हम फिर डिस्कस करेंगे कौटिल्य की सामाजिक व्यवस्था जो भी होगी, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि हम 2 पार्ट और बनाएंगे, यानी चौथा पार्ट ये 6 पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे कौटिल्य को। अब इसके बाद कौटिल्य ज्यादा कुछ नहीं बचता। अब इसके बाद आपका बचेगा मंडल सिद्धांत या उसकी विदेश नीति के ऊपर जो भी चीजें हैं मंडल सिद्धांत में, वो सारी चीजों को देख लेंगे आगे एक करके, और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट हो। और वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।